नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री सेम पावरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पावरी जी। सेम पावरी जी इसके पहले भी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रह चुके हैं और 9 अप्रैल को ही आप कार्यभार स्वीकार करने वाले हैं। पावरी जी ये बताइए, पिछली बार जब आप अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग के पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे तो क्या आपने वहां किया? देखिए, मैं पूर्व में अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य रहा हूं जी। जैसा कि आज सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी की सरकार जनता के लिए पूर्णतः समर्पित है। समरसता के भाव से प्रदेश का विकास करना चाहती है और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। चाहे उसमें अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो या चाहे वो किसान हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर भाई हो, सभी के साथ समरसता का भाव प्रदेश सरकार ने रखा है और कोशिश यही रहती है कि प्रदेश सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उसका लाभान्वयन जो जनता को मिलना चाहिए वो मिले और जनता को मिल रहा है। आपने अल्पसंख्यक अदालतें तक लगा दी थी पिछली बार, अल्पसंख्यक कहीं नहीं लगी थी, आपने खुली अदालतें लगवाई। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकार क्षेत्र की रक्षा के लिए बना हुआ है और उसका कार्य अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है। खुली अदालत से अभिप्राय यह रहा हमारा कि पूर्व में दिग्विजय सिंह सरकार के समय कई आयोग थे, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो और अन्य आयोग जो रहे हैं, वो सिर्फ भोपाल के दफ्तर में बैठ के लाल बत्तियों में घूम के उसका आनंद लेते थे, उससे जनता को लाभ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और जब मुझे आयोग में काम करने का अवसर प्रदान हुआ, तब मैंने स्थिति देखी कि उस समय आयोग सुदृढ़ अच्छी स्थिति में चल रहा था। अल्पसंख्यक आयोग में हमने जब मुख्य रूप से बैठक करके ये देखा कि क्यों ना हम पूरे प्रदेश का भ्रमण करें और पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति जानें। अब वास्तविक स्थिति कैसे जानेंगे? तो प्रत्येक संभाग में प्रदेश के अल्पसंख्यक समरसता का हमने कार्यक्रम आयोजन करा। अल्पसंख्यक समरसता का अभिप्राय यह था कि अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में अल्पसंख्यक प्रत्येक वर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाना पड़ता है। अब अधिकार दिवस को हमने शब्द को हटाते हुए अल्पसंख्यक समरसता सम्मेलन का हमने नाम दिया और प्रदेश के कई संभागों में हमने कार्यक्रम आयोजित करना शुरू करें। कार्यक्रम आयोजन का अभिप्राय हमारा यह था कि किसी भी प्रकार की जो शिकायतें हैं वहां पे मंच पे भाषण ना होते हुए जनता को ऐसा नहीं लगे कि आयोग यहां आया है और सिर्फ भाषणबाजी करके चला गया है। तो हम लोगों का अभिप्राय यह था कि जनता को अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जो योजनाओं का लाभ मिल सकता है उसे हम बताएं और खुली अदालत से अभिप्राय यह था कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें आवेदन दे। कितने मामले निपटाए गए ये जानना चाहते हैं। देखिए, उस समय जहां तक अलग अलग संभाग की अलग अलग स्थितियां थी, कहीं जगह 300 से 400 विषय ऐसे देखने में आए, कहीं जगह 25 से 50 देखने को आए, कहीं जगह एक भी देखने को नहीं आया। किस तरह की समस्याएं आमतौर पर थी? देखिए, सामान्यतः जो समस्या रही है वो लोकल लेवल पर ही समस्या रही है। कभी किसी का आस पड़ोस वाले से कभी झगड़ा हो गया है, थाने में कुछ प्रकरण चल रहा है तो वो शिकायतें हो रही है, पुलिस उसमें कभी कभी शिकायत दर्ज नहीं करती है या कभी करती भी है तो उसका विवरण हमें लेना पड़ता है और हमें उसका निराकरण जो हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं, जो हमारी सीमाएं हैं तय की गई है उसके अनुसार हम कार्य। सेम पावरी साहब जी, अभी जो अल्पसंख्यक आयोग है प्रदेश का उसमें 2 मुस्लिम सदस्य हैं, तो ऐसा क्या लगा कि मुस्लिम सदस्यों को 2 सदस्य रख दिए, बाकी धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व कम मिले? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं
कि अभी जो अल्पसंख्यक आयोग की स्थिति है, इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष के रूप में आयोग चल रहा है और उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समाज के हर वर्ग से अभिप्राय अल्पसंख्यक वर्ग का हर प्रतिनिधि को शामिल किया गया है और हमारे लिए बहुत ही प्रदेश के लिए हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है जो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में हुआ है और अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष मुस्लिम होते हुए भी दोबारा एक सदस्य मुस्लिम के रूप में लिया गया है। अब अल्पसंख्यकों का आप देखिए, मैं पारसी समाज से आता हूं। पारसी समाज सामान्यतः आप देखेंगे कि देश की सबसे घटती हुई जनसंख्या है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारा वोटिंग परसेंटेज नील है। तो कार्य के हिसाब से मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को मुझे यह अवसर प्रदान करा संगठन ने। आपने बताया कि आप पारसी हैं, तो जैसा कि माइक्रो अल्पसंख्यक कह सकते हैं, माइक्रो माइनॉरिटी कह सकते हैं जी। इतनी कम माइनॉरिटी में होते हुए आपको क्यों इस पद के लायक समझा गया? आपकी कौन आपके गॉडफादर रहे राजनीति में? देखिए, देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक आ सकता है। ये गांधी परिवार वाली राजनीति वाली पार्टी नहीं है, ये यादव परिवार वाले समाजवादी पार्टी की पार्टी नहीं है। यहाँ पे हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, उसके कार्य को ध्यान में रखा जाता है, उसके कार्य को रेखांकित किया जाता है और वो आगे बढ़ता है। आपने बताया आप पारसी हैं, पर आप तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद अगर कार्यकर्ता में रहा हूं या हूं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। विश्व हिंदू परिषद में भी एक समरसता का भाव है और उसमें कोई कार्य करना किसी भी तरीके से कोई बुराई का संदेश नहीं जाता है। आपको रुकावट तो नहीं है? लोगों ने कहा कि ये तो हिंदू ही नहीं है, तो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य कैसे हुए? नहीं, मुझे आप देखिए, पारसी समुदाय का अगर प्राय आप अर्थ देखेंगे तो हम लोग भी एक तरीके से प्योर आर्यंस हैं, शुद्ध आर्य हैं। हमारे में भी गौ की पूजा होती है, हमारे में भी हम अग्नि पूजक हैं, हमारे में जनेऊ संस्कार होता है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी किसी तरीके से कोई परेशानी। अच्छा, ये बताइए, आप इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे कैसे पहुंचे? क्या बहुत पैसा वैसा लगाया आपने चुनाव अपना माहौल बनाने के लिए? देखिए, एक मेरा अगर आप बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो मैं एक सरकारी स्कूल में मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं और मैं एक रिटायर्ड गरीब मास्टर का बालक हूं। और जहां तक पैसे का अभिप्राय है और पैसे से आगे आके व्यक्ति आ सकता है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस दल और अन्य दलों में होता है। भारतीय जनता पार्टी में ना पहले कभी ऐसा हुआ है, ना आगे ऐसा होगा, ना भविष्य में ऐसी कोई बन करने वाली स्थिति रहेगी। लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस वित्त विकास निगम, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग का जो वित्त विकास निगम है, इसमें उपाध्यक्ष बने, तो काफी पैसा जुटाएंगे, काफी पैसा लुटाएंगे। कितना पैसा है आपके निगम के पास? देखिए, जहां तक निगम का अभिप्राय है तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस तो एक तरफ मुस्लिमों के हित की बात करती है और सिवाय शब्दों के पास उनके पास में शब्द जाल के अलावा किसी भी प्रकार का कार्य करने वाली ऐसी कोई पद्धति नहीं है। पिछले 10 वर्षों से, जहां तक मुझे जानकारी में आया है, पिछले 10 वर्षों से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम में अल्पसंख्यकों के हितार्थ के लिए, अल्पसंख्यकों के हितार्थ की योजनाओं के लिए पिछले 10 वर्षों से कोई पैसा नहीं आया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन या प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी जो पैसा मुहैया कराते हैं, उसमें ये इतने टिपिकल फॉर्म देते हैं, इतने कठिन फॉर्म देते हैं कि 6ठी, 8वीं और 9वीं का हिंदी मीडियम का बालक या 10वीं और 11वीं का हिंदी मीडियम का बालक वो अंग्रेजी वाला इतना कठिन फॉर्म नहीं भर सकता है।
इस तरीके से केंद्र सरकार में हम लोगों ने हमारी बात पूछाई, कई पत्र लिखे कि अगर आप वास्तव में अल्पसंख्यकों के हितार्थ के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो आप भाषा के हिसाब से अगर आपको लगता है तो 3 भाषा में कर दीजिए। एक तो आप अंग्रेजी में रखिए, एक आप फॉर्म जो है हिंदी में रखिए, एक फॉर्म जो है जिस प्रदेश की जो भाषा प्रचलित ज्यादा है चलन में, आप वो फॉर्म रखिए। इस तरीके से इजी होगी और प्रदेश के अल्पसंख्यक हर व्यक्ति इससे लाभान्वित होंगे और इतने कठिन फॉर्म और इतने कठिन समस्याओं के कारण जो है अल्पसंख्यक का विद्यार्थी लाभान्वित नहीं हो पाता है। आपने बताया कि आप पारसी हैं, तो पारसी समुदाय के बारे में कुछ बताइए। बहुत सीमित संख्या में पारसी इस देश में बचे हैं और एक और दिलचस्प बात है कि अभी तक कहीं भी पत्रकारिता में, मुझे काफी साल हो गए हैं, कई दशक हो गए हैं, किसी भी खबर में यह नहीं पाया कि फला पारसी समुदाय के व्यक्ति ने हत्या की या उस व्यक्ति ने बलात्कार किया या उस पर धोखाधड़ी का उसने किया हो। तो ऐसा कैसा पारसी समुदाय है जहां पे अपराध नहीं है, बल्कि नानी पालकीवाला जैसे, भरूचा साहब जैसे, फिरोज शाह मेहता साहब जैसे बहुत बड़े बड़े लोग शिक्षाविद हुए हैं, पीलू मोदी जैसे लोग हुए हैं, रूसी मोदी जैसे लोग हुए हैं। तो ये इतने लोग आए हैं कुछ ही हजारों की संख्या में इस देश में। देखिए, जहां तक पारसी समाज का प्रश्न है तो 100% लिटरेट कम्युनिटी है, कैरियर ओरिएंटेड कम्युनिटी आप इसको बोल सकते हैं। पारसी समाज के विषय में मैं आपको थोड़े सारांश में मैं बताऊं, 1375 वर्ष पूर्व फारस की खाड़ी से समुद्र में छोटी छोटी नावों में से होते हुए हम सबसे पहले गुजरात के संजान तट पर वहां पहुंचे और वहां के राजा उस समय जादेव राणा थे और हमारे जो धर्मगुरु साथ में कम्युनिटी के जो लोग थे वो जादेव राणा जी के पास गए। उन्होंने बोला कि इस देश में हम रहना चाहते हैं, हम आपसे अनुमति चाहते हैं। तो राजा ने नौशीरवान जी धवल से कहा कि आप यहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग पंथ के लोग निवास करते हैं, आप यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे, आपका रहन सहन कैसा रहेगा, आप इस माटी में कैसे घुल मिल जाओगे, ये आप हमें विस्तार से बताएं। नौशीरवान धवल जी ने एक निवेदन करा कि एक दूध का प्याला और एक शक्कर लेके आइए, मंगवाया और दूध का प्याला और शक्कर आया और नौशीरवान जी धवल ने एक चम्मच लेके शक्कर ली और दूध में ऐसा मिला दिया और राजा से पूछा कि आप बताइए इसमें शक्कर आपको कहां से दिख रही है। तो ठीक उसी प्रकार हम इस देश में, इस देश की माटी में ऐसे घुल मिल जाएंगे, इस देश के रंग में ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि हम कहां से आए हैं। हमारी निष्ठा इस देश के प्रति रहेगी, समर्पित रहेगी और हमारे यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। और वही वचन आज भी पारसी समाज निभा रहा है। धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन नहीं करेंगे और हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो आपको अल्पसंख्यक होने के नाते, आपके समुदाय के सीमित लोग हैं, पूरे देश में 60-65 हजार पारसी बचे हैं। इंदौर में कितने परिवार हैं आपके समुदाय के? इंदौर में लगभग नंबर ऑफ पर्सन, अगर व्यक्ति की अगर बात की जाए तो लगभग 180 से 170 के आसपास हैं। और पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में 300, 350 के लगभग 350 के आसपास है। अच्छा, ये बताइए, आप कोई बहुत पैसे वाले आदमी है क्या? आपके संपत्ति, आपने अभी बताया कि आप शिक्षक के संतान हैं, लेकिन आपके बारे में प्रचलित है कि आप बहुत विज्ञापन देते हैं अखबारों को, मीडिया वालों को, इसलिए आपके बारे में बहुत छापा जाता है। जिसको विज्ञापन नहीं देते वो आपके खिलाफ छापने लगता है, ऐसा क्या? ऐसा नहीं है। आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए। आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो किसी भी अखबार में मेरे कहीं भी खूब ज्यादा विज्ञापन, या मुझे याद नहीं है कि 2, 4, 5 भी विज्ञापन एक साथ अखबार में आए हों।
और वैसे अखबार में विज्ञापन देना कोई बुरी बात नहीं होती है। अगर कोई अपना मित्र है और वो मित्र अपनी स्वेच्छा से अपना विज्ञापन लगाना चाहता है तो ये उसकी इच्छा की बात है, उसका प्रेम की बात है, उसका स्नेह की बात है, वो लगा सकता है। लेकिन अभी तो पूर्व में अगर मैं अपना रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इस तरीके की कोई भी स्थिति नहीं है। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपने फिल्मों में भी काम किया है, तो कैसा रोल किया आपने, और ये फिल्मों से राजनीति का सफर कैसे शुरू? नहीं, ऐसा नहीं था, वो पुरानी बात थी, पुराना समय था। 96 या 97 में एक शपथ करके जी टीवी पे सीरियल आता था। तो उस समय काफ़ी प्रचलित था, रात 9 बजे वो पिक टाइम पे आता था और 4-5 एपिसोड मैंने उसमें एक सहायक के रोल पे मैंने करे थे। अब चूंकि आगे भी वो रोल मिलने की संभावना थी, ऐसा नहीं था, मिल भी रहा था, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो फाइनेंशियली थोड़ा सा कम होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मुंबई जो है वो पैसे की नगरी है। वहाँ पे मेरा जैसा व्यक्ति उस समय ऐसा लगता है मुझे कि वहाँ नहीं चल सकता था, बहुत कठिन कार्य था। मतलब आपने सीरियल में काम किया, फिल्मों में नहीं किया? नहीं, मैंने सीरियल में काम करा। सेम पावरी जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की और अपने आयोग के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL टीवी के स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इतना ही, नमस्कार।